चलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा सेतु। शिक्षा सेतु के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2, क्लास 12 के ज्योग्राफी, जिसको भूगोल कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और इस भूगोल का अध्याय नंबर 2 है, ज्योग्राफी का अध्याय नंबर 2, जिसका नाम है विश्व जनसंख्या, वितरण, घनत्व एवं वृद्धि। यानी कि विश्व की जनसंख्या को कैसे वितरित कर सकते हैं, इसका वृद्धि कैसे कर सकते हैं, इसको कम कैसे कर सकते हैं, सब चीज इस चैप्टर में बताया गया है। इस चैप्टर का हम क्या लेके आए हैं? लघु एवं दीर्घोत्तरीय प्रश्न उत्तर लेके आए हैं। अगर आप बिहार बोर्ड के एग्जाम में अगर 70 में 70 लाना चाहते हो ज्योग्राफी में, तो आप बिल्कुल ला सकते हो 100% गारंटी के साथ। जिसके इस चैप्टर का जितना सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, चाहे वो लघुत्तरीय हो, लघुत्तरीय मतलब 2 नंबर वाला क्वेश्चन, चाहे वो दीर्घोत्तरीय हो 5 नंबर वाला क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन को हम डील करेंगे इस लेक्चर में। बस आपको एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबा लेना है, ठीक है। और इसका टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना है, शिक्षा सेतु टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको ये रहा शिक्षा सेतु, ठीक है। चलिए तो लेक्चर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाता है इस चैप्टर का, कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले जल आयु कारकों को लिखें। यानी कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, जो आप जल आयु कारक याद रखना, जल आयु कारकों को बताइए, ठीक है। ये क्वेश्चन 2014 के एग्जाम में पूछा गया है। तो याद रखना, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले जल आयु कारक निम्नलिखित हो सकते हैं। जल आयु कारक ए है, जिसमें तापमान, मौसमी बदलाव, गर्मी, तनाव, ठीक है ना, गर्मी होता है, तनाव होता है, मृत्यु दर, ओजोन जैसे वायु प्रदूषण, ये सब क्या है? जल आयु कारक है, जो बेसिकली जनसंख्या, यहाँ पे जनसंख्या वितरण को प्रभावित कर सकता है। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले जल आयु कारक निम्नलिखित हैं। सबसे पहले तापक्रम, मौसम बदलाव यानी कि मौसमी बदलाव, गर्मी, तनाव, मृत्यु दर, ओजोन जैसे क्या है बेसिकली वायु प्रदूषण, ये बेसिकली क्या है? आपको जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला जल आयु कारक है। तो ये बहुत इजी डिफिनीशन है भाई। देखो इतना इजी डिफिनीशन मेरे यहाँ मिलता है ना, और सबका नोट्स भी रेडी है। आप लेकर ऐसे भी पढ़ सकते हो भाई, कोई भी खर्चा करने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे ऑल विषय की तैयारी कराई जाएगी और 450 प्लस की तैयारी होगी, ठीक है। अगर इतना नंबर प्लस करना है तो ध्यान रहे, ठीक है। तो आपको समझ में आया जल आयु कारक कौन कौन सा जनसंख्या को प्रभावित करने वाला। तो तब आप तापक्रम है, मौसमी बदलाव है, गर्मी, तनाव, मृत्यु दर और ओजोन जैसे प्रदूषण है। और इसको पॉइंट वाइज में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगले चलिए, अगला क्वेश्चन हमसे पूछता है, लिंग संरचना से आप क्या समझते हैं? लिंग, यहाँ पे संरचना से आप क्या समझते हैं? देखो, किसी जनसंख्या में स्त्री और पुरुष की संख्या के बीच के अनुपात को लिंग अनुपात कहा जाता है। ऐसे डिफिनीशन एक और चीज तरह से बन सकता है। देखो, एक क्वेश्चन ऐसे 2017 और 2020 के एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान देना। कहा क्या गया, सिंपल है कि लिंग संरचना से आप क्या समझते हैं? तो किसी जनसंख्या में स्त्री और पुरुष की संख्या के बीच का जो अनुपात होता है, बीच के अनुपात को लिंग अनुपात कहा जाता है। आपसे पूछेगा लिंग अनुपात क्या है, तो आप यही डिफिनेशन में लिखना पड़ेगा फिर, ठीक है। तो किसी जनसंख्या में स्त्री और पुरुष के बीच के अनुपात को लिंग अनुपात कहा जाता है। और यह प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के रूप में मापा जाता है। यानी कि 1000 पुरुष में कितने स्त्री हैं? से 1000 पुरुष में भारत में लगभग 946 स्त्री बचा हुआ है। यानी कि ऐसे भी बेसिकली 54 जो पुरुष है वो बेसिकली बिना विवाहित रहेगा, ठीक है। तो याद रहे मेरे प्यारे बच्चों, मैं बार बार क्लियर कर रहा हूं, सिंपल है कि किसी जनसंख्या में स्त्री और पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को लिंग अनुपात कहा जाता है। और यह प्रति 1000 पुरुष, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्री की संख्या के रूप में मापा जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ पे यहाँ पे संचार से आप क्या लिंग संचार कहते हैं, या इस डिफिनीशन को आप लिंग अनुपात भी कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको लिंग अनुपात का भी डिफिनीशन सेम लिखाएगा कि लिंग अनुपात क्या है, किसी जनसंख्या में स्त्री और पुरुष के अनुपात को लिंग अनुपात कहते हैं। देखो यहाँ पे लिंग अनुपात कहा जाता है। तो लिंग संचार और लिंग अनुपात एक ही चीज है, लेकिन क्वेश्चन अलग अलग पूछता है। तो लिंग संचार आपको 2 बार पूछा गया है। तो इसी तरह से लिंग अनुपात कैसे मापा जाता है? तो लिंग अनुपात क्या? लिंग अनुपात का अर्थ है स्त्री और पुरुषों का अनुपात। स्त्री और पुरुषों का अनुपात मतलब समझ रहे हो कि आपको 946 लगभग है, आपको 1000 पुरुष पे, ठीक है ना। लगभग 1000 पुरुष पे 946 ही बची है, ठीक है।
1000 पुरुष पे। तो याद रखना मेरे 943, सॉरी यहाँ पे 943, 46 थे ना, 43 याद रखना, 43 है। हमको यही थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, दो तीन एक एक दो इधर था। 943, तो याद रखना लिंग अनुपात का अर्थ होता है कि स्त्री और पुरुष के अनुपात। ये अब इसके लिए स्त्री है और ये अब इसके लिए क्या है, पुरुष है कि नहीं। तो स्त्री बटे पुरुष यानी कि अनुपात। तो स्त्री और पुरुष के अनुपात होता है। इसे प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या में व्यक्त की जाती है। प्रति 1000 पुरुषों में स्त्री की संख्या क्या है, उससे व्यक्त की जाती है। तो प्रति 1000 पुरुषों में स्त्रियों की संख्या से व्यक्त की जाती है। भारत में पुरुष की संख्या स्त्री से अधिक है, क्योंकि पुरुष की संख्या अधिक है कितना, लगभग आपका 57 अधिक है। कितने, 57 अधिक है, ठीक है ना। यानी कि प्रति 1000 पुरुष में 57 पुरुष ज्यादा है, क्योंकि भाई दोनों बराबर होगा तब ना भाई ठीक है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा है इस पुरुष की संख्या। कोई कहता है पुरुषों की संख्या स्त्रियों से अधिक है। 2011 के लिंग अनुपात यानी कि 2011 के जनगणना के अनुसार जो लिंग अनुपात था वह 1000 पुरुष पर 943 स्त्री ही थी भारत में, ठीक है ना। ये प्रति 1000 पुरुष, और ये बेसिकली 2011 के जनगणना के अनुसार। तो सिंपल क्या लिखोगे, लिंग अनुपात का अर्थ होता है स्त्री और पुरुष के अनुपात होता है। इसे हम लोग प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या द्वारा व्यक्त करते हैं। भारत में पुरुषों की संख्या अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार आप 943 पुरुष प्रति 1000 स्त्री प्रति 1000 पुरुष पर बचा है, ठीक है। तो याद रहे ये आप इसको लिंग अनुपात कहते हैं, और ये क्वेश्चन 2021 के एग्जाम में पूछा गया। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या वृद्धि के यहाँ पे उत्पन्न समस्याएं क्या है। अगर जनसंख्या वृद्धि होगा, समस्या क्या क्या आएगा, संसाधन पर यहाँ पे अत्यधिक भार पड़ जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा। यहाँ पे संसाधनों की तीव्र गति से ह्रास होगा, मतलब कमी होगा। जनसंख्या में भरण पोषण में कठिनाई होगी, जनसंख्या के भरण पोषण में। साथ में विकास करने की गति को अवरुद्ध होना शुरू हो जाएगा। अवरुद्ध मतलब कमी होना शुरू हो जाएगा। आप ही सोचो, जनसंख्या जब वृद्धि होता है, जनसंख्या में जब वृद्धि होगा तो भाई जैसे आप 5 आदमी हैं, अगर आप 10 आदमी होइएगा तो जनसंख्या में तो आपकी इनकम कम हो जाएगी, ज्यादा खाना लगेगा आप लोग, उसके लिए ज्यादा घर चाहिए, यानी कि सब चीज बढ़ जाएगा, ये समस्या उत्पन्न हो जाएगा। तो संसाधनों में अधिक भार, साथ में संसाधनों की तीव्र गति से ह्रास, मतलब भाई आप 5 आदमी खाएगा सिर्फ 10 आदमी खाएगा तो डबल खाएगा, लेकिन उसकी ह्रास होगा। जनसंख्या के भार में पोषण में कठिनाई होना शुरू होगा। विकास की गति अवरुद्ध हो जाएगी, क्योंकि विकास भी कम होना शुरू हो जाएगा, है कि नहीं। तो यह इसके लिए सबसे प्रमुख कारण है। भारत में प्रमुख विकास के कारण यही है कि जनसंख्या यहाँ बहुत ज्यादा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखा जाए कि जनसंख्या ह्रास परिणाम क्या है। जनसंख्या ह्रास मतलब जनसंख्या के हानि का परिणाम क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे संसाधनों की पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है। अगर ऐसा नहीं कि जनसंख्या इतना भी कम हो गया, जनसंख्या पूरा ह्रास हो गया, मतलब किसी किसी देश में जनसंख्या नहीं है, तो वहां के संसाधनों का उपयोग नहीं कर पाएगा, ना बिकाएगा, कोई फैक्ट्री होगा, कोई दुकान वाला होगा, दुकान वाला झंका ही रहेगा, क्योंकि आदमी ही नहीं खरीदने वाला। तो क्या होगा, संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं होता है। यहाँ पे समाज की आधारभूत संरचनाएं स्वयं ही यहाँ पे अवस्थित हो जाता है। यानी कि सिंपल है, समाज के जो अपना खान पीन का व्यवस्था अपने खुद कर लेता है, दूसरा से कहला खरीदेगा, ठीक है ना। साथ में देश का भविष्य चिंता व यहाँ पे निराश में डूब जाता है। अब जब तक अब आदमी अपने से पूरा कर रहा है तो देश चलेगा कैसे। तो यह सब इसके लिए क्या है, जनसंख्या ह्रास का परिणाम हो सकता है। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, लघुत्तरीय प्रश्न। अब इसका थोड़ा सा दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखेंगे। इस चैप्टर का दीर्घोत्तरीय प्रश्न उत्तर क्या है। जो सबसे पहले दीर्घोत्तरीय प्रश्न उत्तर की बात की जाती है, तो कहा था विश्व में जनसंख्या वृद्धि का प्रवृत्ति का वर्णन करें। तो विश्व में जनसंख्या वृद्धि का प्रवृत्ति क्या है, चलो देखते हैं। ये क्वेश्चन 2015 और 2016 के 5 नंबर के एग्जाम में पूछा गया है, मतलब दीर्घोत्तरीय प्रश्न। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, दीर्घोत्तरीय प्रश्न उत्तर है। प्रश्न उत्तर याद रखना, दीर्घोत्तरीय प्रश्न मतलब 5 नंबर में पूछे जाते क्वेश्चन है। क्वेश्चन का नाम पे क्वेश्चन क्या है, विश्व में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति का वर्णन करना। चलिए देखते हैं। देखो, एक निश्चित अवधि में किसी क्षेत्र में विशेष, यानी कि किसी क्षेत्र विशेष में निवासियों की संख्या में परिवर्तन, होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। वृद्धि कैसे पता चलेगा, यानी कि किसी निश्चित अवधि में, मतलब 1 साल में, 2 साल में, 3 साल, अवधि मतलब समय होता है। एक निश्चित अवधि में किसी क्षेत्र, मतलब आपके एक टोला है,
टोला है, टोला में अभी 100 व्यक्ति है, ठीक है। 2 साल बाद वो में 200 व्यक्ति हो जाएगा, तो जनसंख्या वृद्धि हो जाएगा, जनसंख्या उसमें क्या परिवर्तन हुआ, तो क्या एक निश्चित अवधि में यानी कि 1-2 साल में किसी यहाँ पे किसी क्षेत्र विशेष में, क्षेत्र मतलब किसी एरिया का विशेष में निवासियों की संख्या यानी कि जो वहां पर निवास करने वाले निवासियों की संख्या में होने वाला परिवर्तन, पहले 5 था अब 10 हो गया या घट भी सकता है, तो होने वाला परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं, ठीक है। संसार की जनसंख्या नियंत्रण बढ़ती रहती है, यानी कि जो संसार की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, ठीक है ना, यहाँ पे नियंत्रण बढ़ती रही। अब देखो 1650 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या का लिखित परिणाम है मिलता है, यानी कि सबसे पहला जो लिखित परिणाम मिलता है पूरे दुनिया का, वह दो यहाँ पे 1650 ईस्वी में जनसंख्या का काउंटिंग हुआ था, तो पूरे दुनिया में लगभग 50 करोड़ व्यक्ति था। कब? 1650 में, आज से 400 वर्ष पहले की बात कर रहा हूं। जो अभी भी लिखा हुआ परिणाम मिलता है जो 1650 में बेसिकली यहाँ पे विश्व की जनसंख्या का लिखित परिणाम मिलता है, ठीक है ना। अतः इसे विश्व जनसंख्या वृद्धि का यहाँ पे विभाजन माना जाता है, और उसी समय से विभाजन होना शुरू हो गया, और उसके बाद अतः इसे विश्व जनसंख्या वृद्धि का विभाजन माना जाता है। और 1650 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या 50 करोड़ थी, और 1650 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या कितने थे, आपको सिंपल 50 करोड़ था, और आज लगभग 700 करोड़ पूर चुका है। कितने? 700 करोड़, जिसमें 150 करोड़ तो भारत का ही है 150 करोड़ तो भारत का ही है कि नहीं। याद रखना, आज तो 2010 या 11 के जनगणना के अनुसार 684 करोड़ हमारा जनसंख्या पूरा विश्व का, इसमें से तो 150 करोड़, याद रखना 150 करोड़ भारत का ही है, 150 करोड़ भारत का ही है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। ये हमारा भारत का जनसंख्या है, और ऐसा छोड़ लो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश रहता जुटलता और क्या हो जाता है कि नहीं, आधा जनसंख्या खाली भारत का होता। सिंपल समझ लो भाई कि एक निश्चित अवधि में किसी क्षेत्र विशेष में जहाँ पे निवासी जो निवास स्थान वाला जो निवास लोग कर रहे हैं, निवासियों की संख्या में परिवर्तन को क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। संसार में जनसंख्या नियंत्रण बढ़ रही है। 1650 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या का लिखित परिणाम मिलता है, अतः इसे विश्व जनसंख्या वृद्धि का विभाजन माना जाता है। यहाँ पे 1650 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या लगभग आपको 50 करोड़ थी, और जो बढ़कर 2010 यानी कि 2011 में जनगणना जो हुआ, 2010 में जनगणना हुआ, उसमें 600 कितना हो गया? 684 करोड़ हो गया। और सोच लो भाई, इतना है विश्व की जनसंख्या, जिसमें 10 करोड़ तो हमारा बिहार का है, 10 करोड़ कुछ लाख बिहार का ही है, ठीक है, एक बिहार के बता रहे हैं। तो अब इसके लिए विश्व जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति का वर्णन है, जो 2015-2016 के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि यहाँ पे जनांकीय संक्रमण सिद्धांत क्या है। देखो क्वेश्चन ये दो तरीके से पूछता है। सबसे पहले पूछता ज्यादातर कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत क्या, ये क्वेश्चन 2014, 2017, 2019 के एग्जाम पूछा गया। इसी क्वेश्चन को कहेगा कि जनांकीय संक्रमण की 3 आवश्यकताओं को यहाँ पे विवेचना करें, और ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। मतलब क्वेश्चन वही है, आंसरवा तो देखो क्वेश्चन बदल गया, लेकिन आंसरवा वही लिखाएगा, ठीक है। तो क्या लिखोगे भाई कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत क्या है, उसके बाद वहां पे 3 आवश्यकताएं विवेचना कीजिए। अब क्वेश्चन 2 कह रहा है, अब दोनों में से कोई भी पूछ ले आंसर वही लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, देखिए सबसे पहले क्या है यहाँ पे, जनांकीय संक्रमण क्या है। याद रखना, यहाँ पे संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन यहाँ पे जनांकीकी के विद्वान जिसका नाम है एफ डब्ल्यू, यहाँ पे क्या है एफ डब्ल्यू नोरेस्ट्रीन ने किया। याद रखना नोटेस्ट्रीन ने किया था। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले बात कहा गया जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन जनांकीकी के विद्वान एफ डब्ल्यू
नोटेस्ट्रीन ने किया था। और इस सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्व अनुमान, जैसे कि भविष्य में क्या हो सकता है, पूर्व अनुमान लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है जनांकीकी का। याद रखना जनांकीकी क्या है, तो जनांकीकी संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन जनांकीकी के विद्वान एफ डब्ल्यू यहाँ पे नोटेस्ट्रीन ने किया था। और इस सिद्धांत का उपयोग किसी विशेष क्षेत्र या किसी क्षेत्र में के जनसंख्या का वर्णन तथा पूर्व अनुमान के लिए इसका उपयोग किया जाता है। साथ में इसकी अब बात करता है यहाँ पे कि इसकी 3 अवस्थाओं को लिखिए। अवस्था क्या क्या हो सकता है, तो पहला प्रथम अवस्था क्या है मेरे प्यारे बच्चों, समझिएगा। प्रथम अवस्था में कहा जाता है आपसे कि इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्चतम होती है। यानी कि प्रथम अवस्था ऐसा हो सकता है कि ज्यादा लोग मर भी रहा है, ज्यादा लोग जन्म भी ले रहा है। कैसे, तो प्रथम अवस्था में, इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर उच्चतम होती है। और देखो इसका कारण क्या होता है, अज्ञानता और यहाँ पे निरक्षता। मतलब देखो अज्ञानता और निरक्षता का मतलब क्या है, अब अशिक्षित व्यक्ति है, उसके पास ज्ञान ही नहीं है, उसका निरक्षता मतलब उसके पास कोई उपाय नहीं है, तो ज्यादा लोग मर जाएगा। एक बार तबियत खराब मर गया है कि नहीं, एक बार सेक्स किया बच्चा हो गया, भाई उसको रोकने के लिए उपाय नहीं है कि नहीं। नो कॉन्डम का उपयोग कर रहे हैं, नो अब बहुत प्रकार की दवाइयां हैं जिसका उपयोग करके जनसंख्या को रोक लेता है लोग, है कि नहीं। आज के छोकरावा लोग ज्यादा करता है कि नहीं, तो ये चीज करता है। बायोलॉजी पढ़ोगे तो बड़ा मजा आएगा बायोलॉजी में, ठीक है ना, मजा आएगा, पढ़ना ही वही है। तो याद रखना, तो इसका कारण मुख्य कारण क्या है, इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होता है। इसका मुख्य कारण है अज्ञानता और निरक्षता। अज्ञानता और निरक्षता के कारण उच्च जन्म दर और महामारियों के कारण उच्च मृत्यु दर। अब महामारी एक आ गया, उसको पढ़ा लिखा है नहीं, कौन दवा क्या खिलाना है पते नहीं है, बस उमर गया। और जन्म दर क्या, एक बार हुआ कुछ, बस एक बार बच्चा हो गया। तो ये जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बढ़ते रहता है। ये प्रथम अवस्था में होता है। सेकेंड अवस्था में हो सकता है कि ऐसा हो, इस अवस्था के आरंभ में क्या होता है, जन्म दर उच्च बनी रहती है। देखो जन्म दर उच्च रहती है, दूसरा अवस्था क्या, जन्म दर उच्च रहती है यानी कि ज्यादा होती है। और यहाँ पे स्वस्थता संबंधित दशाएं, और हो सकता है जन्म तो ज्यादा होती है लेकिन अस्वस्थता के कारण, यानी कि स्वस्थता संबंधित, यानी कि यहाँ पे स्वस्थाएं संबंधित दशाओं और स्वास्थ्य मतलब साफ सुथरा, स्वास्थ्य मतलब हेल्थ, स्वास्थ्य मतलब होता है हेल्थ, और स्वच्छ मतलब होता है साफ सुथरा। तो कहा स्वास्थ्य संबंधित दशाओं और स्वच्छता के सुधार के कारण, यहाँ पे क्या है, सुधार के कारण मृत्यु दर जन्म दर से की तुलना में काफी तेजी से घटती है। यानी कि मृत्यु दर तेजी से घटती है। अगर आप देखो जन्म कम भी बच्चा ले रहा है, अगर आप उसकी ज्यादा अगर मेडिकल सुविधा दोगे, उसको स्वच्छ रखोगे, साफ सुथरा से रखोगे, ठीक है ना, स्वस्थ रखोगे, तो वो बच्चा मतलब बच जाएगा, मरेगा नहीं, ठीक है। और तीसरा पॉइंट ये हो सकता है कि इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बहुत कम होती है। और एक ऐसी अवस्था है जिसमें जन्म भी कम होता है, मृत्यु भी कम होता है, ठीक है ना। अतः जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या मंद हो जाती है। अगर जनसंख्या कम होगा तो मृत्यु भी कम होगा, पॉल्यूशन कम होगा तो मृत्यु भी कम होगा। तो 3 अवस्था है जनांकाकी संक्रमण का। याद रखना जनांकीकी संक्रमण सिद्धांत क्या है, तो आपको समझाया। एक विद्वान थे जिसका नाम है एफ यहाँ पे नोटेस्ट्रीन ने इसका उपयोग किया। और इसका उपयोग कहाँ कर सकते हैं, किसी जनसंख्या को मापने में, जनसंख्या क्या है या जनसंख्या वृद्धि होने से पहले पूर्वानुमान इसको लगा सकता है यह सिद्धांत, ठीक है। और इसके 3 अवस्थाएं हैं, क्या क्या आप आराम से याद कर सकते हो और चुटकियों में याद कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। और आप सभी के लिए मैं एक कोर्स लेकर आया हूं जिसका नाम है रामबाण कोर्स, तो आप लोग ज्वाइन कर लेना, जिसमें लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो, टेस्ट सीरीज, डाउट सेशन, नोट्स, पीडीएफ मात्र 399 में ऑल कोर्स चल रहा है भाई। केकेजी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना मेरे प्यारे बच्चों, और फुल कोर्स आपको मिल जाएगा मात्र 399 में, पूरे 1 साल का, जिसमें आपको ना बुक खरीदना है, ना गैस खरीदना है, ना कोचिंग जाना है, ना स्कूल जाना है, पूरा तैयारी हो जाएगा 399 में। तो ऐप डाउनलोड कर लेना केकेजी क्लासेस का, और आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। और जानकारी चाहिए तो नीचे आपको नंबर भी दिख रहा है, कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसमें फुल क्लास दिए जाएंगे, लाइव क्लास 91 17 82 30 62, इस पर आप कांटेक्ट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखेंगे। तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।